आइए सुनते हैं गुमनामी की कहानी, गुमनामी का कफन। नदी किनारे एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। ऐसा खूबसूरत बंगला जो किसी को भी उसके अंदर ताक झांक करने को राजी कर ले, किसी को भी सोचने पर ये मजबूर कर दे कि इस बंगला में जो भी रहता होगा बहुत खुश रहता होगा, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती होगी, पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होगा। कई आलीशान बंगले ऐसे होते हैं जो बाहर से तो बहुत आलीशान होते हैं और अंदर से खोखले, ठीक उसकी तरह जो इस बंगले में रहता था। लफ्ज़ों से भरपूर था मगर ज़बान से खामोश था। वो बेचारा गूंगा था। किसी गूंगे का जिक्र हो और बेचारा लफ्ज़ का इस्तेमाल ना हो तो गूंगा लफ्ज़ पूरा नहीं होता। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। बड़ी बड़ी आँखें, भवें सटी हुई, चोखी नाक, कुल मिलाकर ऐसा खूबसूरत नौजवान था जिस पर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे। बस ज़बान उसका साथ नहीं दे पा रही थी, जो कि उसके पूरे वजूद पर धब्बा लगा रहा था। सुबह का वक्त था, आसमान फट चुका था, सूरज बाहर निकल आया था और वो बेचारा गूंगा जिसका नाम मधुर था, डाइनिंग पर बैठे नाश्ता कर रहा था। यूं तो उसके नाम के आगे एक और नाम जुड़ता था, लेकिन उसके वालिद ने वो नाम उससे छीन लिया था। भला कोई भी सज्जन क्यों चाहेगा कि उसका नाम किसी गूंगे से जुड़े। उसके वालिद का जिक्र बड़े कारोबारियों में शुमार होता था। बड़े बड़े अफसरान के साथ उठना बैठना था। ऐसे सज्जन का बेटा गूंगा पैदा हो तो यह सीधे वजूद पर वार करता है, एक धब्बा बनकर ताउम्र जुड़ जाता है। ऐसे धब्बे से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसी वजह से उसके वालिद ने उसे गांव से दूर नदी पार एक आलीशान बंगले में जिंदा लाश की तरह छोड़ दिया था। जिंदा लाश कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मधुर के लिए वो हर शय का इंतजाम किया गया था जो एक इंसान को जरूरत होती है। एक मुलाजिम खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए, और एक दूसरा मुलाजिम जो घर की पहरेदारी करने के लिए रखे गए थे। और भी कई मुलाजिम थे जो ज़रूरत के मुताबिक महीने में एक बार आते और अपना काम अंजाम देके चले जाते थे। वालिद ने जब से उसे नदी पार भेजा, तब से अपने बेटे से, नहीं, यूं कहना ठीक रहेगा कि बेचारे गूंगे से कोई ताल्लुक नहीं रखा। मधुर को बुनियादी तालीम दे दी गई थी। उसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की अच्छी मालूमात हो गई थी। बोल तो नहीं पाता था, लेकिन समझ और लिख लेता था। दिन भर अपने आलीशान बंगले में ही पड़ा रहता। भूख लगती तो खा लेता, जी में आता तो सो जाता। कभी अपनी ज़बान में जोर जोर से चिल्ला लेता था। 15 साल से वो यहीं रहता है। अब ये घर उसको काटने को नहीं दौड़ता। 15 सालों में वो घर से सिर्फ एक बार निकला था, जब उसकी ताई का इंतकाल हुआ था। वो भी सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर में मैयत को सुपुर्दे आग करने में लगता है। वो 15 साल का था जब उसे यहाँ कैद कर दिया गया था।
ऐसे महल को जो वीरान हो, कोई दो बोल बोलने समझने को नहीं, उसको कैद खाने के सिवा और क्या कहा जा सकता है। 30 साल की उम्र में उसका एक परिवार, अपना परिवार होना चाहिए था। नन्हे मुन्ने बच्चों के जबान से वो पापा की आवाज सुनता। कई लड़कियां उसके साथ मर मिटने का वादा कर चुकी होती। इस सब दुनिया से परे उसकी दुनिया सिर्फ 3 वक्त का खाना और एक ही जगह पर उठने बैठने तक महदूद थी। दोस्तों की बात तो छोड़िए, अपने माँ बाप भाई बहन मौजूद नहीं थे जिससे 2 पल अपनी आवाज में या फिर लिख लिख कर बात कर सके। वो सिर्फ बोल ही तो नहीं सकता था, सुन तो सकता था। कोई अगर उससे 2 बोल बोलता तो कम से कम वो अपने इशारों से नहीं तो लिख कर तो जवाब देता। मधुर जज्बात से भरपूर मगर खामोश था। उसने अपने जज्बात को टेढ़ी मेढ़ी उर्दू हिंदी में कई कोरे कागजों को लिखकर बता दिया था। एक कमरे में बैठे बैठे लिखता और फिर अफसोस करते करते उसे वहीं बिखेर देता। कुर्सी पर पड़े एक कागज पर लिखा था, आज मैं इस आलीशान महल की छत पर गया था जहां से मैंने वह दुनिया देखी जहां से मुझे धुतकारा गया, मुझे निकाला गया, मुझे गालियों और जख्मों से नवाजा गया। क्या मैं उस दुनिया का हिस्सा बनने के लायक नहीं? क्यों मैं निकाला गया? मैंने तो उन पर कभी लानत मलामत नहीं भेजी। वहीं पास पड़े एक और कागज पर लिखा था, टेलीफोन हफ्ते में 1 बार बजता था, अब महीने 2 महीने में 1 बार। कौन है जो मेरी आवाज सुनकर पता लगाना चाहता है कि मैं जिंदा हूं या नहीं? क्या उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि 2 बोल प्यार के मुझसे बोले? एक कागज लाल रंग का पड़ा हुआ था, चींटियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। बमुश्किल में पढ़ने में आया। उस पर कुछ यूं लिखा था, मुझे ताई की मैयत में बुलाया गया मगर मेरे भाई की शादी में नहीं। छोटा था तो कितनी ही शादियां देखी मैंने, कितने अरमान सजाए थे मैंने। आज छोटे भाई की शादी की मिठाई आई मगर मेरी शादी नहीं करवाई गई। अरे कम से कम मेरी शादी करवा देते, कम से कम वो मुझे तो समझती। लेकिन मुझसे शादी कौन करता? आगे कुछ और भी लिखा था, लेकिन शायद आंसू गिरने की वजह से लफ्ज बिखर गए थे। मेज पर 2 कागज पड़े थे। पहले पर लिखा था, मेरा कसूर क्या है कि मैं निकाला गया हूं? मैंने तो खुदा से नहीं कहा था कि मुझे गूंगा बनाओ। मैंने तो जिल्लत की जिंदगी नहीं मांगी। कम से कम मुझे खुदा की बनाई हुई तख्लीक की हैसियत से रख लेते। क्यों मुझे अपनी दुनिया से बेदखल किए? काश मेरे हलक में आवाज होती तो मैं भी उस दुनिया की उन मशहूर लोगों की तरह गालियां देकर मशहूर हो जाता, शोहरत कमाता। ये जिल्लत की दुनिया मुझे आप लोग ने दी है, मेरे खुदा ने नहीं। मुझे मेरा खुदा इस जिल्लत से जरूर छुटकारा दिलाएगा। दूसरा खत हवा की जोर से फड़फड़ा रहा था। उस पर लिखा था, मुझे ये दुनिया कबूल है, ये सज़ा मुझे कबूल है जो नामालूम गलती की सज़ा है।
मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि दुनिया ने मुझ पर गुमनामी के चादर डाले हैं, वो गुमनामी की कफन में तब्दील ना हो जाए। कुछ अरसे बाद मधुर चला गया। उसके जिस्म से गुमनामी का लिबास उतार लिया गया था और गुमनामी का कफन पहना दिया गया था। आज भी उसके लिखे हुए कागज फड़फड़ाते हैं, चीख चीख कर अपनी दास्तान सुनाते हैं।